जय हिंद दोस्तों। हम सभी कई बार सोचते हैं कि भारत चीन के बीच में जो सीमा का विवाद है वह लगभग 4 दशक के इसी विषय को लेकर जो संवाद है उसके बावजूद भी किसी निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच पाता। 1981 से लेकर लगभग 2019-20 तक इसी विषय पर दोनों देशों ने संवाद स्थापित रखा है। लगभग कंटिन्यू ही संवाद हुआ है। फिर भी एलएसी कब एक वास्तविकता बनेगी, कब यह चीजें डिफाइन हो जाएंगी कि दोनों पक्ष बैठकर मानते हैं कि चाइना का एरिया यह है और भारत का एरिया यह है, इसके विषय में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। अब मेरी जब रिसर्च की कि वे क्या कारण हैं जिसकी वजह से चीन के साथ 4 दशकों के संवाद के उपरांत भी एलएसी एक रियलिटी नहीं बन पाती है, तो मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं वो मोटा मोटा अध्ययन के हिसाब से 3 बिंदुओं में कवर होते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है कि चीन ने डेफिनेटली बहुत सारे जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं उनके उसको रिजॉल्व किया है, बहुत सारे देशों के साथ किया है, जैसे रशियंस के साथ किया है, सेंट्रल एशियंस के साथ किया है, वियतनाम के साथ किया है, लाओस के साथ किया है। लेकिन जो उन्होंने रिजॉल्व किया है उसमें एक पैटर्न देखें आप कि इस रिजोल्यूशन तभी हो पाया है जब चीन का जो अपने आप का बताते थे कि ये उनका क्षेत्र है, क्लेम्ड एरिया से जिसको वो क्लेम करते थे, उसका लगभग 50 से 60% चीन को मिल गया। मतलब चीन ने 50-60% जो उनका क्लेम्ड एरिया था वह गेन कर लिया। हर निगोशिएशन को आप उठा के देखें, चाहे रूसियों के साथ देखो, चाहे सेंट्रल एशियंस के साथ देखो, वियतनामीज के साथ देखो, जब ही सॉल्यूशन हुआ है जब चाइना ने अपना क्लेम्ड एरिया जिसके ऊपर वो कहते हैं कि ये हमारा है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, वो जिस पर कहते हैं कि वो उनका है उसका 50-60% जब वो ले लेते हैं तभी रिजोल्यूशन हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, या तो जो दूसरी पार्टी है, अदर साइड है, वो बहुत वीक होता है। जैसे हमने देखा कि सेंट्रल एशिया के देशों के साथ चीन ने इसका कहीं ना कहीं इनका सॉल्यूशन हुआ। तो जब सामने वाली पार्टी बहुत वीक होती है तो चाइना के साथ जल्दी सॉल्यूशन होते हैं। अब आप उसका कारण समझ सकते हैं, वीक है तो वह चाइना के डिमांड्स के सामने गिव अप करेगा, अपनी जमीन चाइना को छोड़ देगा और चाइना फिर रिजोल्यूशन कर लेगा। और चाइना जो है ना, तीसरा बिंदु, वह कंडीशंस भी पहले से लगाता है जिसको कई बार आप नहीं मान सकते। भारत देश जैसा बड़ा देश और ताकतवर देश तो मान ही नहीं सकता। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, दाई बिंगो। ये चाइना की तरफ से बाउंड्री नेगोशिएटर रहे हैं भारत के साथ 2003 से लेकर 2013 तक। मतलब 1 दशक तक भारत से बाउंड्री इश्यूज के लिए संवाद करने वाले व्यक्ति थे डाई बिंगो। और इन्होंने वर्ष 2017 में चीनी मीडिया को कहा कि यदि भारत, मैं एग्जैक्ट शब्द बोलता हूं पहले फिर उसका ट्रांसलेशन करूंगा, वे कहते हैं, इफ द इंडियन साइड टेक्स केयर ऑफ चाइनाज कंसर्न्स इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ देयर बॉर्डर, द चाइनीज साइड विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली एंड एड्रेस इंडियाज कंसर्न्स एल्सवेयर। मतलब वो कहते हैं कि यदि भारत चाइना के जो कंसर्न है ईस्टर्न सेक्टर में उस पर उसका ध्यान रखेगा तो हम दूसरी जगह उनका रखेंगे, उनके कंसर्न्स का भी। आगे कहते हैं, द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सुने, द डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री इंक्लूडिंग तवांग इज इनएलिएबल from China's Tibet in terms of cultural background and administrative jurisdiction। मतलब वो कहते हैं कि जो तवांग वाला एरिया है वो चाइना के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो इनसेपरेबल है तिब्बत का जो जुरिडिक्शन है
एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन है और कल्चर है। अब किस कल्चर की ये बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जो तिब्बत का कल्चर है उसको तो ये खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये बात आई। अब उस लेवल के व्यक्ति के माध्यम से यदि बात आती है मीडिया में तो अपने आप नहीं आई है, ये कहलवाई गई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो इंटरव्यू था ये जस्ट कुछ दिनों पहले आया था चाइनीज मीडिया में, जब इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए थे बीजिंग में। वो उसको को चेयर उस समय के हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो अब विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो कर रहे थे। मतलब इन्होंने पहले से ही अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी थी। एक पूर्व अधिकारी जो 10 साल तक भारत से निगोशिएट कर रहा था एलएसी वाले विषय के ऊपर, उसके तरफ से कहलवा दिया गया कि आप तवांग के लिए हमारा ध्यान रखें तो हम दूसरी चीजों पर कंसेशन देंगे या फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार की कंडीशंस कैसे मानी जा सकती है? और भारत की तरफ से सीधी प्रतिक्रिया यही थी कि हमने रिजेक्ट किया था, हमने कहा था, हमारे अधिकारियों ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और हमने ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वह पार्लियामेंट में हर इलेक्शन में 1950 से अभी तक अपना रिप्रेजेंटेशन भेजता रहा है। देखिए मैं एग्जैक्ट शब्द बताऊं तो जो भारतीय ऑफिसर्स ने कहा था, उनका जो कहा था कि डाइस प्रपोजल इज नीदर प्रैक्टिकल नॉर पॉसिबल फॉर इंडिया टू एक्सेप्ट considering that Tawang is an integral part of Arunachal Pradesh and has sent representatives to parliament in every election since 1950। तो आपको समझ में आया कि ये किस प्रकार से किसी भी कंट्री के साथ डील करते हैं। और सॉल्यूशन जब ही होता है जब इनकी शर्तों पर होता है चीनियों की, और जो टेरिटरी ये चाहते हैं वो इनको मिलती है, तब इनका बाउंड्री इशू जो है रिजॉल्व होते हैं। तो भारत के साथ तो नहीं हो सकता इस प्रकार से, क्योंकि भारत कोई वियतनाम नहीं है, भारत कोई लाओस नहीं है जो बहुत कमजोर हो। देखिए भारत एक सोवरजिन कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, एक बड़ा कंट्री है। तो चाइना भारत को उस प्रकार से ट्रीट नहीं कर सकता, इसलिए सॉल्यूशन होना इतना आसान नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूं एलएसी का जो विषय है, ठीक है, अच्छा है कि अब जो ये जो हमारी आईबॉल टू आईबॉल खड़े थे, वह अब जो स्थिति थी वह ठीक हो रही है। दोनों सेनाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, एरियाज खाली हो रहे हैं। लेकिन यदि आप सोचें कि एलएसी का रिजोल्यूशन हो जाएगा तो मुझे होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि चीन जो है वह अपनी गिद्ध नजर रखता है दूसरों की भूमि पर, और जब ही सॉल्यूशन करता है जब उसकी जो गिद्ध नजर में जो भूमि है उसका उसको टुकड़ा मिल जाए। और भारत वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, वर्तमान सरकार तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए रिजोल्यूशन तो नहीं होना है, बस ये है कि आर्मीज का जो आईबॉल टू आईबॉल खड़े थे वह पीछे हट रहे हैं और जो एरियाज थे वो खाली हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।